चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के एक्सरसाइज 6.1 को स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर्स का नाम है त्रिभुज। जो छठा चैप्टर्स है उसका नाम है त्रिभुज। तो आज हम लोग इसकी बेसिक को जानेंगे और एक्सरसाइज 6.1 के सारे क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इस एक्सरसाइज में आपको त्रिभुज के बारे में पूरा विस्तार से जानेंगे। हम लोग त्रिभुज के बारे में जानेंगे, इसकी बेसिक जानकारी हासिल करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन बनाने की ओर चलते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं त्रिभुज के बारे में। तो चलिए जानते हैं त्रिभुज क्या होती है। त्रिभुज होती क्या है, पहले हम लोग त्रिभुज के बारे में एक्सप्लेन करते हैं, पूरी बातें हम लोग जानेंगे। देखिए, त्रिभुज को इंग्लिश में ट्रायंगल कहते हैं। अब देखो, इसमें ही इसका डिफिनेशन छुपा हुआ कि त्रिभुज है क्या। त्रि का मतलब तीन हो गया, भुज का मतलब भुज हो गया, मतलब तीन भुजाओं से मिलकर जो आकृति बनेंगी। जैसे मान लो तीन तरह का भुजा, पहली भुजा, ये दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, ऐसे ले लिया। तो ये जो आकृति बन रही है, तीन भुजा से जहां भी आकृति बनेगी उसे बोलेंगे त्रिभुज कहेंगे। मान लो कि ये पहली भुजा हो गई, ठीक है, ये दूसरी भुजा हो गई और ये तीसरी भुजा हो गई। तो तीन भुजा हो रही है ना, ये पहली, दूसरी और ये हो गई तीसरी भुजा। तो तीन भुजा से जो आकृति बनती है उसी को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। आप इसका डिफिनेशन क्या लिखेंगे, तो इसका एक्सप्लेन करें। त्रि का मतलब तीन, अब भुज का मतलब भुज, मतलब भुजा, ठीक है ना। तो तीन भुजा से जो आकृति बनेगी, जो पिक्चर बनेगी, उसे हम लोग क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे यदि इसकी इंग्लिश देखी जाए, त्रि एंगल, एंगल मीन्स कोण होता है, और त्रि का मतलब तीन, जिसमें तीन कोण हो। क्यों, इसका अनुसार देंगे जिसमें तीन भुजा हो, तीन भुजाएं हो, तीन भुजा से जो आकृति बनेगी। अब देखो, तीन भुजाएं हैं तो यहाँ पर तीन तरह का कोण बनेगा ना, तीन तरह का कोण तो बनेगा। तो जिसमें तीन भुजाएं हो, तीन कोण हो, तो तीन भुजा से या तीन कोणों से बनने वाली आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। तो सिंपल से आप डिफिनेशन ऐसे दीजिएगा। कैसे डिफिनेशन देंगे आप, त्रिभुज किसे कहते हैं, तो तीन भुजा से बनी आकृति को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। अब देखिए, त्रिभुज का हम लोग वर्गीकरण करते हैं। त्रिभुज का वर्गीकरण दो आधार पर हम लोग कर सकते हैं। वो कौन कौन सा आधार है, ध्यान दीजिएगा। पहला आधार क्या है वो देखते हैं। हम लोग भुजा के आधार पर कर सकते हैं त्रिभुज का वर्गीकरण, ठीक है ना। और एक कोण के आधार पर भी इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। तो त्रिभुज जो होता है ना, भुजा के आधार पर तीन तरह के हो जाएंगे। अब आप बोलेंगे कौन कौन सा, तो मैं ध्यान से समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा सारी बात को। तो भुजा के आधार पर होता है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, और दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, और तीसरा होता है विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो ये भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। अब कोण के आधार पर देखते हैं, तो कोण के आधार पर भी त्रिभुज तीन तरह के चलते हैं। अब कौन कौन चलते हैं उसको भी देख लीजिए जरा सा। तो पहला लेकर चलेंगे न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, और दूसरा लेकर चलेंगे अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, और तीसरा लेकर चलेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तो तीन तरह का त्रिभुज बनता है। त्रिभुज का हम लोग प्रकार दो आधारों पर करते हैं, एक भुजा के आधार पर करेंगे, दूसरा कोण के आधार पर। पहले ये जानिए त्रिभुज किसे कहते हैं। तो त्रि मीन्स तीन, भुज का मतलब भुजा, तीन भुजा से बनी आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। चाहे त्रि एंगल, तीन कोणों से बनी आकृति को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। अब त्रिभुज का प्रकार दो आधार पर कर सकते हैं, भुजा के आधार पर, कोण के आधार पर। तो भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होंगे, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। इसी तरह से कोण के आधार पर त्रिभुज भी तीन प्रकार के होते हैं, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। अब एक एक जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है। तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है कि त्रिभुज या तो तीन भुजाएं होंगी। समबाहु त्रिभुज की खासियत होता है कि इनकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है। मान लो इनकी भुजाएं हैं ए बी, बी सी और ए सी, तो इनकी सारी भुजाएं आपस में क्या हो जाती हैं, बराबर होती हैं। और साथ में इनका कोण भी सारा आपस में बराबर होता है, 60 डिग्री, 60 डिग्री, और ये होता है 60 डिग्री। देखो, यहाँ पर ही डिफिनेशन छुपा। सम का मतलब बराबर, बाहु का मतलब भुजा, मतलब तीनों, त्रि का मतलब तीन भुजा, तीनों भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो। एक ऐसा त्रिभुज जिनकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो। जैसे यहाँ पर भुजा क्या है, ए बी भुजा बराबर होगा बी सी के, या बी सी बराबर होगा किसके, बी सी बराबर होगा ए सी के। यदि कोण की बात करते हैं तो कोण ए बराबर कोण बी अब बराबर कोण सी, सब कितना का होगा, 60 डिग्री का होगा।
तो कहने का मतलब समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? सम का मतलब बराबर, अब बाहु का मतलब भुजा, मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, आपस में बराबर हो, उससे हम कहेंगे समबाहु त्रिभुज। इसी तरह से देखी जाए समद्विबाहु त्रिभुज में, तो समद्विबाहु त्रिभुज की ये खासियत है, सम का मतलब बराबर, द्वि का मतलब दो, सम मीन्स बराबर, द्वि का मतलब दो, बाहु का मतलब भुजा, त्रिभुज का मतलब त्रिभुज, तीन भुजा से गिर जा करती, मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, सम मीन्स बराबर, सम द्वि बाहु, सम मीन्स बराबर, द्वि का मतलब दो, मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी कितनी भुजाएं बराबर हो? दो भुजाएं आपस में बराबर हो। जैसे यहां पर देखिए एक आकृति बना रहा हूं, ठीक है, ए बी सी, तो यहाँ पर दो भुजाएं ये आपस में बराबर हो सकती है। जब दो भुजाएं आपस में बराबर होगी तो इसको ऐसे लिखेंगे, ए बी अब बराबर हो जाएगा बी सी, ए बी बराबर है बी सी। तो जहाँ दो भुजाएं आपस में बराबर हो जाए उसे कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, और जहाँ पर तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो जहाँ पर दो बराबर होंगे वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएंगे, और जहाँ पर तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगे वो कहलाएंगे समबाहु त्रिभुज। इसी तरह से विषम बाहु की यदि देखी जाए तो विषम बाहु की यदि बात करते हैं तो मान लीजिए ये भी त्रिभुज है, ए बी सी, तो यहाँ पर देखें कोई भुजा आपस में बराबर नहीं, ये कुछ और है, ये कुछ और है, ये कुछ और है। देखो विषम का मतलब अलग अलग, बाहु का मतलब भुजा, ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजा अलग अलग हो, मतलब एक भी भुजा बराबर नहीं हो, इसमें कोई भी भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती। इसको लिख सकते हैं ए बी इज नॉट इज इक्वल बी सी इज नॉट इज इक्वल ए सी। यहाँ कोई भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती है, तो विषम मीन्स क्या होगा? अलग अलग। बाहु का मतलब भुजा, ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग हो, कोई बराबर नहीं हो, उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, समबाहु का मतलब जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, समद्विबाहु का मतलब जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, और विषम बाहु का मतलब जिसकी कोई भी भुजाएं आपस में बराबर नहीं हो। ठीक है, इसमें एक बात है, समबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि इनके सारे कोण आपस में बराबर होते हैं, 60-60 डिग्री का प्रत्येक कोण बनता है। अब चलते हैं कोण के आधार पर समझते हैं। कोण के आधार पर भी त्रिभुज तीन तरह के चलते हैं, न्यून कोण, अधिक कोण, सम कोण। आगे भी बहुत सारा कोण पढ़ना है, लेकिन अभी त्रिभुज की चर्चाएं चल रही हैं, इसी कारण से इसका थोड़ा सा विस्तार से हम लोग जानते हैं। देखो न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है, तो न्यून कोण एक ऐसा त्रिभुज है जिसका मान 0 से बड़ा और 90 से कम होता है। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो, 0 डिग्री से बड़ा, ध्यान से समझिएगा, 0 डिग्री से बड़ा, ठीक है, x मान लेते हैं, और 90 डिग्री से छोटा। ऐसा त्रिभुज जिसमें कोण का मान 0 से बड़ा और 90 से छोटा हो, उसे बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। जैसे मान लो एक त्रिभुज हम बना रहे हैं, यहाँ पर ये आपका त्रिभुज है ए बी सी, यहाँ जो कोण बनेगा वो क्या बनेगा, 90 से कम बनेगा और 0 से बड़ा बनेगा। कैसे, ध्यान देंगे, ये 90 कब बना था पूरा, जब ये पूरा खड़ा होता है। जब ये खड़ा नहीं होगा, देखिए ऐसे खड़ा होता है तब 90 बनाता है, लेकिन ये खड़ा नहीं होगा, क्या हो गया, झुक गया है, मतलब 90 से कम का कोण बना रहे हैं आपस में। ठीक है, तो जहाँ मतलब ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से कम होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज। याद रखिएगा, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 0 से बड़ा और 90 से कम होता है, उसे कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज। अब देखिए अधिक कोण त्रिभुज की बात करते हैं, तो अधिक कोण त्रिभुज की खासियत क्या है, ये 90 से बड़ा और 180 से छोटा होता है। अब कहेंगे कैसे, तो ध्यान दीजिएगा, मैं समझा रहा हूँ। 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, 180 डिग्री से छोटा होनी चाहिए। ऐसा आपको क्या करना है, एक त्रिभुज लेना है 90 से बड़ा। तो मान लो ये कोण आपका 90 होता है, ठीक है ना, ये 90 होता है, तो 90 से बड़ा चलते हैं। 90 इधर बढ़ेंगे तो 90 से बड़ा ऐसे बढ़ेंगे तो 90 110 और 90 100 110। तो एक काम करते हैं, 90 से बड़ा ऐसा भुजा ले लेते हैं, ठीक है, और एक ऐसा भुजा ले लेते हैं। 90 से बड़ा और 180 से छोटा आपको चाहिए, 90 से बड़ा और 180 से छोटा, ठीक है। तो 90 से बड़ा ये वाला भुजा 90 से बड़ा हो गया, 180 से छोटा भी आपको लेना। तो एक काम करते हैं, इसको भी थोड़ा सा उठा देते हैं। ध्यान देंगे, ध्यान देने वाली बात है कि ये आपका 90 होगा और ये जो सीधा आएगा ये आएगा आपका 180 का कोण बनेगा। मैं सिंपली आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, जब भी कोई वस्तु लंबवत होती है ना, तो वहाँ पर 90 डिग्री का कोण बढ़ती है, और जब वो क्षैतिजता होती है ना, तो 0 से 180 डिग्री का कोण बनाती है। तो आपका इधर 0 चलेंगे, इधर 0 चलेंगे, तो यहाँ 0 से 90 डिग्री का कोण होगा, 90 से आगे बढ़ेंगे तो 90 से बड़ा हो गया, और ये 180 का होगा, 180 से ऊपर बढ़ेंगे तो 180 से कम होगा। ये मैं मिटका दे रहा हूँ डॉट डॉट लाइन, क्योंकि मैं सिर्फ समझाने के लिए ऐसा पिक्चर बना रहा हूँ। ठीक है, अब इन दोनों भुजाओं को आपस में मिला दीजिए,
तो ये बनेगा त्रिभुज ए बी सी। यहाँ पर जो कोण बन रहा है ना, चाहे यहाँ पर जो कोण बन रहा है इसको हटा देते हैं, यहाँ जो कोण बन रही है ये कोण अधिक कोण कहलाया है। क्यों? क्योंकि 90 से क्या है, बड़ा है, 180 से छोटा है। तो कहने का मतलब इसको शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, तब जाकर वो कहलाएगा अधिक कोण त्रिभुज। न्यून कोण 0 से बड़ा 90 से छोटा होता है, अधिक कोण 90 से बड़ा और 180 से छोटा होता है। इस पिक्चर को आप समझिएगा, इसमें बहुत बातें छुपी हुई, मैं बताया था। जब इसको खड़ा करेंगे तभी 90 होगा, 90 से इधर बढ़ेंगे तो 190 से बड़ा होगा, इधर ऐसे करेंगे तो जैसे झुकेंगे 90 से बड़ा। ये पूरा क्षैतिज 180 होता है, इसको थोड़ा उठा दिया ताकि 180 से छोटा हो। तो ये जो त्रिभुज बन रहा है और सी के बीच जो कोण बनेगा वो अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। तो ऐसा त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। और समकोण की कोई बात नहीं, जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, 90 डिग्री का मतलब जब वो लंबवत होता है। तो मान लो ए बी सी, तो यहाँ कोण कितना का बनेगा, 90 डिग्री का। कोई भी वस्तु जब अपने आप पे एकदम लंब होती है, सीधा होती है, जैसे पोल देखे होंगे, या कोई भी वस्तु जब लंबवत पूरा होती है ना, तो वो उस अवस्था को हम लोग कहते हैं समकोण, मतलब वो 90 डिग्री का कोण बनाती है, लंब। तो यहाँ पर जो मैं ए बी को खड़ा किया, एकदम सीधा खड़ा किया, और यहाँ पर हमेशा कोण कितना डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। तो इसको यही लिखना पड़ेगा कि कोण बी का मान जब एक कोण कितना डिग्री हो, करेक्टली आपका 90 डिग्री हो, तो वो कहलाता है समकोण त्रिभुज। तो शायद अब आप समझ गए होंगे। एक बार और मैं थोड़ा सा शुरू से चर्चा कर देता हूँ। त्रिभुज, तीन भुजा से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो देख सकते हैं त्रिभुज का वर्गीकरण दो आधार पर कर सकते हैं, एक भुजा के आधार पर, एक कोण के आधार पर। तो भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। और समद्विबाहु क्या होता है, जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। और विषमबाहु का मतलब जिसकी कोई भी भुजाएं आपस में बराबर नहीं हो। अब कोण के आधार पर त्रिभुज देखते हैं तो तीन तरह के होते हैं, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। न्यून कोण का मतलब जो 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो, वो कहलाएगा न्यून कोण त्रिभुज। और अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है कि जो 90 से बड़ा हो लेकिन 180 से छोटा हो। और समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, वो कहलाता है समकोण त्रिभुज। तो इस तरह से आपका त्रिभुज का प्रकार क्लियर हो गया। अब चलते हैं आगे की ओर। अब जान लेते हैं समरूपता के नियम। अभी तक आपने त्रिभुज के प्रकार के बारे में विस्तार से जाना, ठीक है ना। अब समरूपता के नियम जान लेते हैं। देखिए, पहले तो हमें समरूप आकृतियां पहचानने आनी चाहिए, कौन आकृति समरूप होती है। देखिए, हमें जानना है समरूप के बारे में जानना है कि कैसे कौन आकृति समरूप है। जैसे मैं बोलूँ कि क्या ये वृत्त समरूप है, समरूप का देखो सिंबल ऐसे होता है, ऐसे हम लोग ऐसे बोलते हैं। तो देखो समरूप में क्या खोजता है, जिनके आकार आपस में बराबर हो। लंबाई चौड़ाई से उससे कोई मतलब नहीं होता है समरूप में, जिसके आकार बराबर हो। जैसे एक त्रिभुज है, दूसरा भी त्रिभुज होनी चाहिए। अब उसके अंदर क्या है क्या नहीं है समरूप में, ये डिपेंड नहीं करता है, लेकिन सर्वांगसम में डिपेंड करता है, क्योंकि सर्वांगसम को अपने भाषा में हम लोग बराबर कहते हैं। वो हर तरह से बराबर होनी चाहिए। यदि एक त्रिभुज मान लो कि यदि एक वर्ग है, एक वर्ग की भुजा आपको 4, 5, 6 ऐसे दिया, तो दूसरे वर्ग का भी भुजा 4, 5, 6, 7 इस रूप में आपकी होनी चाहिए। तो समरूप में सिर्फ आकार सेम होना चाहिए, जो है वो उसी टाइप का होना चाहिए। तो ये भी वृत्त है और ये भी वृत्त है, ये बड़ा वृत्त है, ये छोटा वृत्त है, लेकिन दोनों वृत्त ही है और सेम चीजें हैं, दोनों आकार सेम ही है। इसका मतलब ये दोनों क्या है, आपस में समरूप है। तो ऐसा क्या करेंगे, इनके बीच समरूप का सिंबल लगा देंगे। जैसे ये भी मान लो वर्ग है और ये भी वर्ग है, इनकी भी चारों भुजा आपस में बराबर है, इनकी भी चारों भुजा आपस में बराबर है। तो यहाँ पर भुजाओं की लंबाई से कोई मतलब नहीं होता है। समरूप का मतलब आकार सेम होना चाहिए, दोनों आकार सेम है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, समरूप का सिंबल लगा देंगे। यहाँ भी दो त्रिभुज दिया है, एक छोटा त्रिभुज, एक बड़ा त्रिभुज। तो मैं बोलूँ क्या है समरूप है, तो हाँ जी ये समरूप है, क्योंकि दोनों क्या है, त्रिभुज है। दोनों क्या है, त्रिभुज है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि जिनके आकार आपस में सेम होंगे वो सब क्या कहलाएगा, समरूप कहलाएगा। याद रखिएगा। अब जरा से चलते हैं समरूपता के नियम जान लेते हैं कि समरूप किस किस कंडीशन में होते हैं। मान लीजिए कि दो त्रिभुज आपको दे दिए या दो चतुर्भुज दे दिए और पूछे कि वो समरूप है कि नहीं, तो कैसे। देखिए, दो त्रिभुज या दो बहुभुज का मतलब अनेक भुजा वाली, इसमें त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, छठभुज सब आ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर ध्यान देंगे कि मान लिया कि कोई समान भुजा वाला बहुभुज है, तो उनमें क्या होना चाहिए, उनकी आपस में कोण बराबर होनी चाहिए, उनका जो संगत कोण है आपस में बराबर होनी चाहिए। और उनकी जो भुजाएं हैं वो अनुपातिक होनी चाहिए, समानुपाती होनी चाहिए, मतलब सारी भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपको समझा रहा हूँ, इस सबको हटा दे रहा हूँ, सिर्फ समझाने के लिए मैं लिखा था। अब जो बातें मैं समझाने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा इस बात को, ठीक है। तो अब इस बात पर जरा सा हम लोग गौर करते हैं। देखिएगा, चलिए मान लीजिए कि हमारे पास कोई दो त्रिभुज है, ये पहला त्रिभुज ए बी सी,
इसका एक कोण आपको दे दिया 45, दूसरा दे दिया 50 और तीसरा दे दिया 60। इसकी भुजा ये हो गई 3, ये हो गया 6 और ये हो गया 9। यहाँ एक कोण दे दिया 45, यहाँ दूसरा कोण दे दिया 50 और यहाँ तीसरा कोण दे दिया आपको 60। इसका नाम धर दीजिए DEF। ठीक है, इनकी भुजाएं आपस में हम लोग बराबर करते हैं। इनकी भुजाएं 6 दे दिया, 12 दे दिया, 18 दे दिया आपको। ठीक है ना, 6, 12, 18 दे दिया। अब मैं बोलूँ क्या ये समरूप है दोनों त्रिभुज, तो हम लोग क्या करें, पहले कोण बराबर करेंगे। तो देखो कोण ए जो है ना कोण ई के बराबर है, संगत कोण आपस में इनके बराबर लिख दीजिए। चूंकि कोण ए आप बराबर क्या होगा कोण ई, ठीक है, बराबर कितना होगा 45 डिग्री। और देखते हैं कोण बी 50 है, यहाँ पर कोण डी 50 है, लिख देंगे कोण बी आप बराबर कोण डी कितना हो गया 50 हो गया। अब अगला कोण देखिए, यहाँ पर कोण सी 60 है, तो लिख देंगे यहाँ पर कोण सी इस कोण एफ है, ये कोण सी बराबर कोण एफ बराबर कितना हो गया 60 डिग्री। तो यहाँ पर इनके संगत कोण आपस में बराबर है, पहला शर्त हो गया। अब दूसरा शर्त में क्या, इनकी भुजाएं अनुपातिक होनी चाहिए। तो आपको इसमें ऐसे भुजा मतलब उठाना है दोनों ओर से कि ताकि काटने कपटने के बाद सारी भुजाएं आपस में अनुपातिक हो जाए, बराबर है। तो मान लो ए बी का हम बटा करेंगे डी से ए बी का बटा डी से करेंगे तो कुछ मिलने वाला नहीं, ये काम करते। ए बी का बटा हम लोग इधर से करते हैं, क्योंकि 3/6 करेंगे तो 1/2 आएगा, 6/12 करेंगे तो 1/2 आएगा, 9/18 करेंगे तो 1/2 आएगा। भुजाएं अनुपातिक का मतलब कम बराबर आनी चाहिए ये। चलिए तो यहाँ पर निकालेंगे ए बी, आप बटा इधर से चलेंगे डी एफ। तो ए बी का मान कितना हो गया 3, और देख सकते हैं डी एफ का मान कितना होगा 6, काट के बट करेंगे 3 दूना 6 आ गया 1/2। आगे निकालते हैं इधर से, ये ए बी हो गया। अब बी सी उठाते हैं, नीचे वाला नीचे से उठाएंगे, तो बी सी आप बटा ई एफ। तो बी सी का मान 9 और एफ का मान कितना दिया 18, काट दीजिए 9 कम 9, 9 दूना 18, ये भी 1/2 आ गया। आगे भी चेक कर लेते हैं, यहाँ पर ए सी आप बटा उठा लेंगे इधर से डी ई। तो ए सी का मान देख सकते हैं, ए सी का मान 6 और डी ई का मान 12, 6/12 कटी से रहेगा 6 कम 6 और 6 दूना 12 1/2। तो यहाँ पर सारी भुजा आपस में बराबर है, लिख दीजिए चूँकि ए बी बटा डी एफ है अब बराबर बी सी बटा ई एफ है अब बराबर ए सी बटा डी। तो यहाँ पर दोनों कंडीशन फॉलो हो जा रहे हैं। पहला कंडीशन ये है कि इनके कोण आपस में बराबर हो जा रहे हैं, और दूसरा कंडीशन ये है कि इनकी भुजाएं अनुपातिक हो जा रही है। इसका मतलब ये जो दोनों त्रिभुज है इसको लिख देंगे, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गए समरूप हो गए। कैसे, ये समरूप तभी होंगे जब इनके संगत कोण आपस में बराबर हो और संगत भुजाएं क्या हो जाए अनुपातिक हो जाए। तो इतनी बातें आपको जाननी थी। तो अब चलते हैं हम लोग अपने एक्सरसाइज की ओर। अब देखते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन। देखिए 6.1 का पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का टाइप का है। तो 1 नंबर क्वेश्चन है कि सही मतलब क्या ना रिक्त स्थान में सही आंसर भरना। ऑप्शन भी आपको सब में दिया हुआ है। जैसे सभी वृत्त क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं कि समरूप होते हैं। अब देखिएगा सर्वांगसम मैं आपको नहीं समझा, समरूप समझा दे जिसके आकार आपस में बराबर हो। एक बार समझ लीजिए सर्वांगसम क्या होता है। देखिए दोस्तों सर्वांगसम क्या होता है, कोई बड़ी चीज नहीं होता है। सर्वांगसम का दूसरा नाम बराबर होता है, जो हर तरह से बराबर हो, आकार से लेकर लंबाई चौड़ाई से लेकर। जैसे मैं पूछूं ये मैं पूछूं ये और ये, मैं पूछूं क्या ये सर्वांगसम होंगे? नहीं, ये डज नॉट सर्वांगसम होंगे। कहने का मतलब इनकी आकार भी बराबर होनी चाहिए, जितनी ऊपर वाले भुजा की लंबाई उतनी भुजा इसकी भी होनी चाहिए। तो दोनों की लंबाई छोटी हो जा रही है, यहाँ पर आकार बराबर नहीं, इसके कारण से ये सर्वांगसम नहीं है। सर्वांगसम में ये खोजता है कि उनकी सारी चीजें आपस में क्या हो बराबर हो, तब जाकर वो सर्वांगसम कहलाएंगी। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं, ये आपका दो तरह का मान लीजिए कि वर्ग है, ए बी सी डी ए बी, कुछ और नाम दे दीजिए यहाँ पर पी क्यू आर एस, ठीक है। इसकी लंबाई 3 हो गया, 3 3 3, तो इसकी भी लंबाई कितनी होनी चाहिए? सब 3 होनी चाहिए। सर्वांगसम का मतलब ये होता है जो हर तरह से सेम। वर्ग है तो उसी लंबाई उसी हाइट का वर्ग होनी चाहिए, आयत हो तो उसी का होनी चाहिए, सेम टू सेम। समरूप का दूसरा सर्वांगसम का दूसरा नाम होता है बराबर। जब दो त्रिभुजें सर्वांगसम होती है तो उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, मान लो कि दो तरह का त्रिभुज है ए बी सी और डी ई, ठीक है ना। तो जब दो त्रिभुजें सर्वांगसम होगी तो त्रिभुज ए बी सी और सर्वांगसम का सिंबल ऐसे देते हैं,
ये ऊपर वाला जो है वो सिर्फ समरूप का सिंबल है। तो दो बराबर के ऊपर जो देते हैं समरूप वो सर्वांगसम होता है। त्रिभुज DEF लेकर चलते हैं। मान लिया कि ABC और DEF दो त्रिभुज है, दोनों सर्वांगसम है, तो ऐसे आप लिख सकते हैं सर्वांगसम का चिन्ह होता है। तो याद रखिएगा सर्वांगसम मीन्स होता है बराबर, बस जहाँ बराबर आएंगी। जैसे अभी देख रहे थे आप एग्जाम्पल में, आप देखिए कि ये और ये दोनों समरूप है, लेकिन ये सर्वांगसम नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका आकार सेम नहीं है, मतलब आकार बराबर नहीं है, आकार सेम है, जिसके कारण से समझिए मतलब क्या, इनकी लंबाई चौड़ाई, जैसे इसकी त्रिज्या 1 होगी, इसकी त्रिज्या 2 3 होगी, तो सेम तो नहीं है त्रिज्या ना यहाँ पर, जिसके कारण से ये क्या सर्वांगसम नहीं है। ये समरूप है लेकिन सर्वांगसम नहीं है। तो चलिए तो समझते हैं। तो सभी वृत्त क्या होता है, कोई भी वृत्त लेंगे, छोटा वृत्त बड़ा वृत्त, तो सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ये वाला ऑप्शन भर देंगे इसमें, समरूप। क्या समरूप यहाँ पर क्या करेंगे, भर देंगे। आप भर दीजिएगा, मैं नहीं भरूंगा। अब सभी वर्ग क्या होता है, छोटा वर्ग ले लीजिए चाहे बड़ा वर्ग ले लीजिए, सभी वर्ग आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं, क्योंकि इनके आकार सेम होते हैं। तो यहाँ पर भी यही भरेंगे, समरूप भर देंगे। अब देखो बोलेंगे सभी डॉट डॉट त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन ऐसा त्रिभुज है जो समरूप होता है? तो समबाहु त्रिभुज आप पढ़ चुके हैं। कोई भी आप समबाहु त्रिभुज लेंगे, मान लो ABCD ABC, और दूसरा समबाहु त्रिभुज आप ऐसा ले लिए DEF, तो क्या होता है, समबाहु त्रिभुज में सारी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। आपस में क्या होगी, बराबर होती है। इनका कोण भी 60 डिग्री का, कोई भी छोटा भी लेंगे तो उनका कोण आपस में 60 का ही होता है। इसका क्या, सबका कोण आपस में 60, तो यहाँ पर कोण भी आपस में बराबर होगा और भुजाएं भी आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो कहने का मतलब ये निकला कि जिनकी क्या हो जाए, जिनकी कोण बराबर हो, जिनके भुजाएं अनुपातिक हो, वो क्या होती है, समरूप होती है। तो कौन ऐसा त्रिभुज है जो समरूप होती है? समबाहु जो त्रिभुज होते हैं ना, वो समरूप होते हैं आपस में। यहाँ पर ये वाला ऑप्शन भर देंगे, समबाहु त्रिभुज यहाँ पर, ठीक है। अब देखो सूत्री है कि भुजाओं की समान संख्या दो बहुभुज समरूप हो जाएंगे। मतलब ऐसा बहुभुज है जिसकी भुजा की संख्या समान है, 3 है तो 3, 4 है तो 4, तो बताना समरूप होंगे कब, जब उनके संगत कोण डॉट डॉट हो। तो संगत कोण आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। सूत्र था कि जब संगत कोण बराबर होगा तो वो त्रिभुज समरूप होगा। जब उनकी भुजाएं क्या होंगी, समानुपातिक चाहे अनुपातिक होंगी, तो वो समरूप होगा। तो बोला है कि उनके संगत कोण क्या होनी चाहिए, ऑप्शन दिया तो संगत कोण क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अब भर देंगे बराबर। और 2 नंबर है कि उनकी संगत भुजा डॉट डॉट होनी चाहिए। संगत भुजा क्या भर देंगे, समानुपाती होनी चाहिए डॉट डॉट के जगह पर। आई होप समझ में आई होगी। देखिए सभी वृत्त समरूप होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं, ठीक है ना। सभी त्रिभुज नहीं, समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं सिर्फ। अब भुजाओं की समान संख्या वाला दो बहुभुज समरूप कब होंगे, जब उनके कोण बराबर होंगे और भुजाएं समानुपातिक होंगी। तो इस तरह से आपका 1 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब जरा सा 2 नंबर क्वेश्चन की ओर आप गौर करिए। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों के 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। जैसे ये 2 नंबर क्वेश्चन है, 2 नंबर 2 का 1, 2 का 2, तो सिर्फ उदाहरण देना है। ऐसा उदाहरण देना आकृति का जो समरूप हो जाए, और ऐसा यहाँ पर उदाहरण देना है जो समरूप नहीं हो। तो समरूप में मान लो कि 2 वृत्त ले लिया, ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या है, समरूप है। मान लो कि वर्ग ले लिए, दो क्या ले लिए, वर्ग ले लिए। तो ये जो वृत्त है, ये वर्ग है, ये आपस में क्या हो गया, समरूप हो गया। लेकिन समरूप नहीं है, उसका एग्जांपल देना है। तो मान लो एक वृत्त ले लिए, एक आयत ले लिए, तो क्या समरूप होगा। मान लो कि एक त्रिभुज ले लिए, एक वर्ग ले लिए, तो कभी ये समरूप होगा नहीं, क्योंकि इनकी आकृति सेम नहीं है। यहाँ पर आकृति से में वृत्त है तो वृत्त, वर्ग है तो वर्ग। तो ये हो गया समरूप का डिफिनेशन, ये हो गया असमरूप का डिफिनेशन, मतलब जो समरूप नहीं है। तो इस तरह से 2 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब 3 नंबर पर जरा सा गौर करेंगे। 3 नंबर में ये बोल रहा है क्वेश्चन, समझिएगा किताब खोल के, कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। बताना है कि ये समरूप है कि नहीं है। अब आप ही देखिए, इनकी भुजाएं अनुपातिक करेंगे 1.5/3, तो 1/2 आ जाएगा। यहाँ भी 1.5/3 1/2, यहाँ भी 1.5/3 1/2, यहाँ भी 1.5/3 1/2। तो इनकी भुजाएं आपस में सब क्या हो जा रही है, अनुपातिक हो जा रही है, बराबर हो जा रही है। लेकिन ये देखिए भुजा थोड़ा सा झुका हुआ है, तो मतलब ये 90 डिग्री का कोण नहीं बनेगा कहीं भी, ये 90 का इधर कोण बनेगा ही नहीं। लेकिन यहाँ पर 90 का कोण बन रहा है। कहने का मतलब यहाँ पर SRPQ 90 का नहीं बन रहा है, लेकिन यहाँ पर DCBA सब 90 का कोण बना रहा है। तो इनके कोण आपस में बराबर नहीं है, इनके कोण के आपस में बराबर नहीं है। यहाँ पर लिख देंगे, ये थोड़ा सा चलिए एक्सप्लेन करके इसको बना दे रहा हूँ। ये SP आप बटा उठा लेंगे DA, तो SP का मान 1.5 और DA का मान कितना हो गया 3, काट इस जाएगा 1.5 कम 1.5 1/2। ऐसे ही निकाल देंगे इधर SR बटा DC, तो SR का भी मान 1.5 DC का भी मान 3, कट इस जाएगा 1.5 कम 1.5 मतलब 1/2। इधर से चलते हैं RQ निकालते हैं, RQ अब बटा इधर से उठा लेंगे CB, तो RQ का भी मान 1.5 है, CB का भी मान 3 है, कट इस जाएगा 1.5 कम 1.5 1/2। यहाँ से नीचे वाला उठा लेते हैं PQ, तो इधर से उठाना पड़ेगा AB,
तो पी क्यू का मान 1.5 मतलब 1.5, आई बी का मान 3 है, कटिस रहेगा 1.5 कम 1.5 3 मतलब 1/2 निकल गया। तो यहाँ पर सारी भुजा आपस में की क्या आ जा रही है, बराबर आ जाए, लिख देंगे चूंकि एस पी बटा डी ए बराबर एस आर बटा डी सी बराबर आर क्यू बटा सी बी अब बराबर हो जा रहा है पी क्यू अब बराबर हो जा रहा है ए बी। इनकी सारी भुजा आपस में क्या है, बराबर है, लेकिन कोण बराबर नहीं है, लिख देंगे आप, लेकिन कोण बराबर नहीं है, इसलिए यह समरूप नहीं है, लिख देते हैं, इसलिए यह समरूप नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए 90 का नहीं बनेगा, क्योंकि झुका हुआ है, 90 तब बनेगा जब लंबवत होगा, यहाँ 90 बन रहा है, तो इनके कोण बराबर नहीं है, लेकिन भुजाएं अनुपातिक हो जा रही है। तो दोनों शर्त होनी चाहिए ना समरूप के लिए, कोण भी बराबर और भुजाएं भी अनुपातिक होनी चाहिए। तो इस तरह से मालूम चल गया कि दोनों आकृति जो है ना समरूप नहीं है, और क्वेश्चन नंबर 3 भी क्लियर हो गया, और इस तरह से आपका एक्सरसाइज 6.1 क्लियर हो गया। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ हम लोग फिर मिलेंगे।